बाबा रामदेव को इतनी जल्दी क्या थी कि राजीव दीक्षित के मृत शरीर को शमशान घाट पहुंचाने के लिए चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ा। और राजीव के अंतिम संस्कार के बाद क्यों उनके लैपटॉप और उनके स्मार्टफोन का डाटा डिलीट करने के बाद उनके परिवार को दिया गया? क्यों राजीव दीक्षित भोपाल गैस ट्रेजेडी में मरे लोगों का जिम्मेदार अमेरिका को मानते थे? राजीव दीक्षित वही व्यक्ति थे, वो एलपीजी पॉलिसी की आलोचना करते हुए कहते कि ये भारत के लिए खतरा है। राजीव दीक्षित जो थे उन्होंने 5000 ऐसे कंपनियों के बारे में बताया था जो भारत को लूट रहे हैं। उनकी मौत नेचुरल थी या फिर एक षड्यंत्र? आइए आज की इस वीडियो में राजीव दीक्षित को थोड़ा करीब से देखते हैं। राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम जिसे कोई भारतीय भूल नहीं सकता। 30 नवंबर 1967 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक छोटे से गांव नेह में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी राधे श्याम दीक्षित एक सरकारी अधिकारी थे, जबकि उनकी माता मिथिलेश कुमारी एक हाउसवाइफ थी जो घर और परिवार संभालती थी। राजीव दीक्षित के परिवार में उनके अलावा एक भाई प्रदीप दीक्षित और एक बहन लता भी थी। राजीव दीक्षित ने कभी कोई शादी नहीं की, तो जाहिर सी बात है कि उनके कोई बच्चे नहीं थे। राजीव दीक्षित को बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानियों से काफी ज्यादा लगाव था और इसका एक रीजन भी था। उनके घर में ही देशभक्ति का माहौल था, क्योंकि उनके दादा और दादी दोनों ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे चुके थे। राजीव ने अपना पूरा बचपन गांव में ही बिताया, जहां उन्हें देशभक्ति और क्रांतिकारियों से प्रेरणा मिलती थी। सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा करने के लिए इलाहाबाद, जिसे आज के टाइम पर हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वो वहां चले गए। वहां उन्होंने 1984 में जेके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीटेक की डिग्री ली। लेकिन उसी साल 1984 में भारत में एक बड़ा हादसा हो जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें हजारों लोगों की जान चली गई और यही राजीव दीक्षित के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि अमेरिका की एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। ये कंपनी भारत में कीटनाशक बनाती थी और उस कीटनाशक को बनाने के लिए ये एक खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करते थे, मेथिल आइसोसाइनेट MIC। नाउ उन्होंने इस ट्रेजेडी को हादसा नहीं बल्कि उनका मानना था कि ये एक षड्यंत्र है जिसके पीछे अमेरिका है। वो कहते कि अमेरिका ने जानबूझकर ये केमिकल एक्सपेरिमेंट भारत में किया और लोगों की जान खतरे में डाली। इसके बाद वो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और वो आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ जाते हैं। आजादी बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी का प्रचार करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करना, अपने भारतीय संस्कृति को विदेशी संस्कृति से बचाना। और इस आंदोलन के संस्थापक थे श्री बनवारी लाल शर्मा, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही मैथ के टीचर थे। साल 1990 आते आते आजादी बचाओ आंदोलन भारत में बड़े स्तर पर होने लगे। राजीव दीक्षित अपने स्पीचेस में फॉरेन कंपनियां जैसे कोको कोला और पेप्सी को लोगों के लिए खतरा बताते हैं। वो कहते हैं कि ये पीने लायक नहीं है, इससे हमारा हेल्थ खराब होता। ये पेप्सी और कोका कोला जैसी बोतलों में जानते हैं क्या है? उस बोतल पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट कंटेन्स नो फ्रूट जूस, माने उसमें किसी भी फल का रस नहीं है। तो क्या है? सिंथेटिक केमिकल्स हैं उसमें। जब साल 1991 में जब भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी is on the move again, we shall make the future happen. LPG आई तो राजीव दीक्षित ने इसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये नए रूप में कलोनियलिज्म है जो भारत के छोटे इंडस्ट्री और कृषि को तबाह कर देगा। उनका मानना था कि इससे हमारी डिपेंडेंसी वेस्टर्न कंट्रीज पर और ज्यादा बढ़ जाएगी और हम घरेलू उत्पाद नहीं कर पाएंगे, हमारा कृषि कमजोर हो जाएगा, किसान आत्महत्याएं करेंगे। उन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया और कहा कि भारत को खुद पर निर्भर होना चाहिए और शायद वो सही कह रहे थे। आप खुद देख लो ना कि आज के टाइम पर भारत कितना प्रोडक्शन कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। आप अपने आसपास ही देख लो ना, आप कितना भारत के बने वस्तुओं का इस्तेमाल करते हो। हाँ, पिछले कुछ सालों में भारत का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन साल 2014 से पहले 2014, 15, 2012 तक भारत की क्या स्थिति थी? आपको ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भारत आज भी कॉलोनाइज्ड है।
बस फर्क इतना है कि आज के टाइम पर हम मॉडर्न तरीके से कॉलोनाइज्ड हैं और ब्रिटिश के वक्त पर हम ट्रेडिशनल तरीकों से कॉलोनाइज्ड थे। मेरा पूरा सिस्टम जिसमें मैं एडिटिंग करता हूं वो फॉरेन कंट्री का है, मैं जिस माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं वो फॉरेन कंट्री का है, मैं जिस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा हूं वो फॉरेन कंट्री का है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा नहीं है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो हमारा नहीं है। हमारा है क्या? चाहे डिफेंस सेक्टर हो, इकोनॉमी हो या फिर एनर्जी सेक्टर हो, हम आज भी डिपेंडेंट हैं। हाँ, मैं इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकता कि पिछले कुछ सालों में प्रोडक्शन हुए हैं, तो ये जितने भी जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो बाहर ही तो जा रहे हैं ना। राजीव दीक्षित अपने भाषण में ब्लैक मनी, स्विस बैंक, आपको मालूम है हमारे नेताओं का और अधिकारियों का स्विस बैंकों में इस समय 1500 अरब डॉलर जमा है। भारत का टैक्स सिस्टम, भारत के करप्शन के ऊपर बात करते थे, हमेशा इसे एक्सपोज करते थे। कि नेताओं ने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है, इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का। इनके भाषण और आंदोलन का जो कोर हिस्सा था वो था स्वदेशी। इन्होंने 15,000 से भी ज्यादा लेक्चर दिए, 5,000 ऐसे कंपनियों के बारे में बताया जो भारत को लूट रही हैं। राजीव दीक्षित की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगी और साल 2004 में राजीव दीक्षित की मुलाकात रामदेव बाबा से होती है नासिक में। दोनों में कुछ बातें हुई होंगी और दीक्षित रामदेव के पॉलिटिकल मेंटोर बन जाते हैं। दोनों एक ही मंच साझा करने लगे। राजीव दीक्षित कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध करो, जबकि बाबा रामदेव योगा और आयुर्वेद के जरिए लोगों को जोड़ने लगे। और बाद में दोनों ने मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें राजीव दीक्षित को नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। उद्देश्य वही था, भारत में बने स्वदेशी सामानों का उपयोग करना, योगा करना, आयुर्वेद का इस्तेमाल करना, करप्शन से लड़ना। साल 2009-10 में बाबा रामदेव ने दीक्षित के साथ मिलकर यह डिसाइड किया कि उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। दोनों का यह मानना था कि केवल भाषण देकर और आंदोलन करके भारत के काले धन को वापस नहीं लाया जा सकता, गंगा को साफ नहीं किया जा सकता और स्वदेशी अपनाना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने भारत स्वाभिमान पार्टी की स्थापना की और फैसला किया कि 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी 544 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लोगों की असली समस्या को समझने के लिए उन्होंने भारत निर्माण यात्रा की शुरुआत की, जिसके तहत वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपनी पार्टी की प्रचार करते। लेकिन इसके केवल 2 महीने के बाद यानी 30 नवंबर साल 2010 को उनके 43वें जन्मदिन पर राजीव दीक्षित की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त वो छत्तीसगढ़ में थे, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऑफिशियली तो ये कहा गया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन लोगों ने कहा कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। इसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट होते हैं। बाबा रामदेव ने उनके परिवार से कॉल पर बात की और कहा कि हरिद्वार के गंगा तट पर उनके अंतिम संस्कार करने की उन्हें परमिशन दी जाए। बाबा रामदेव इतनी जल्दी में थे कि राजीव दीक्षित के मृत शरीर को चार्टर्ड प्लेन से हरिद्वार पहुंचाया गया। जब लोगों ने राजीव दीक्षित की बॉडी को देखा तो उनका शरीर नीला और कुछ बैगनी कलर का हो गया था और उनके शरीर पर कुछ खून के निशान भी थे। लोग पोस्टमार्टम की बात करने लगे। मदन दुबे जो राजीव दीक्षित के सहयोगी थे, मदन दुबे जी ने कहा कि आप लोग कानाफूसी क्यों कर रहे हो? अगर पोस्टमार्टम करना है तो हमें करना चाहिए। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से पहले पोस्टमार्टम की मांग करने वाले लोगों से एक याचिका पर हस्ताक्षर करने को कहा। रात भर में कुल 50 लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया और कहा कि पोस्टमार्टम होने चाहिए। मदन दुबे और 9 सहयोगियों के साथ वो बाबा रामदेव के घर पर जाते हैं। मदन दुबे और 9 सहयोगियों के साथ बाबा रामदेव की मीटिंग होती है। रामदेव कहते हैं तुम क्या चाहते हो? मदन दुबे इस पर कहते हैं कि हम पोस्टमार्टम चाहते हैं। तो रामदेव ने कहा कि मौत तो प्राकृतिक हुई है तो फिर पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है? तो इस पर मदन दुबे कहते हैं कि हमें संदेह है, हमें पोस्टमार्टम चाहिए। तो इस पर रामदेव कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मैंने सारे रिपोर्ट्स मंगवा लिए हैं, ये जो मौत है ये बिल्कुल नेचुरल है। मदन दुबे फिर इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। तो मदन दुबे जी की बात सुनकर रामदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। तो रामदेव फिर कहते हैं कि पोस्टमार्टम हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस पर मदन दुबे जी ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। आपके कुछ लोगों के साथ राजीव दीक्षित जी का झगड़ा हुआ था ना, आप लोग उसके साथ भेदभाव करते थे राजीव दीक्षित के साथ। और ये बात सच है ना कि आप इस बात से परेशान थे कि एक बाहर का व्यक्ति आकर
भारत स्वाभिमान आंदोलन का सचिव बन गया। आपको इस बात से ईर्ष्या थी कि राजीव दीक्षित का पॉपुलैरिटी आपसे कहीं ज्यादा बढ़ने लगा, और आप इस बात से चिढ़ते थे ना कि राजीव दीक्षित आपको भी एक्सपोज करते थे, आपको कोई बाबा या फिर संत नहीं मानते थे। प्राणायाम बाबा रामदेव ने सिखाया ऐसा नहीं है, ये तो 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि सिखा के गए सबको। नहीं, मैं दूसरी बात, आपने जो बात है वो ठीक से समझी नहीं। बाबा रामदेव जब पूना आते हैं ना तो 1 कोटि रुपए लेके जाते हैं। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, पतंजलि ऋषि ने ये ज्ञान फोकट में दिया था, किसी से पैसा नहीं लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान तो फोकट में ही देना चाहिए। कि ज्ञान को बेचना शुरू कर दिया तो उसकी कीमत थोड़े दिन में खत्म हो जाती है। इसके बाद रामदेव कहते हैं कि हमें हॉल में चलना चाहिए जहां पर राजीव दीक्षित का शव रखा हुआ है। और देखिए वो जो हॉल था ना, वो उनके घर से 20 मिनट के दूरी पर था। रामदेव अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और तुरंत हॉल की तरफ निकल जाते हैं, और वहां वो माइक पकड़कर लोगों से कहते हैं कि मुंबई से कुछ लोग आए हैं और पोस्टमार्टम की बात करते हैं। हिंदू धर्म पोस्टमार्टम के खिलाफ है, और अपने सहयोगी की तरफ मुड़कर कहते हैं कि अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। और जब तक मदन दुबे हॉल तक पहुंचते, दीक्षित के शरीर को एम्बुलेंस में रख दिया गया अंतिम संस्कार के लिए। राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित ने एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन रामदेव के सहयोगियों ने उन्हें रोक दिया। जरा रामदेव की चालाकी देखिए। शमशान घाट पर पहुंचने के बाद प्रदीप दीक्षित को कहते हैं कि अगर आप चाहो तो पोस्टमार्टम करा सकते हो। तो प्रदीप दीक्षित ने कहा कि अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। बाद में प्रदीप दीक्षित ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी थी कि अगर पोस्टमार्टम होती तो वो सही तरीकों से होती, और क्यों हरिद्वार में जब राजीव दीक्षित के फोन और उनके लैपटॉप को उनके परिवार को दिया गया तो उनके लैपटॉप और उनके फोन को डिलीट करके दिया गया, सारा डाटा को डिलीट कर दिया गया। हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजीव दीक्षित ने अपने पूरे जीवन काल में बड़ी बड़ी कंपनियों को, पॉलिटिशियन को, सेलिब्रिटी को क्रिटिसाइज किया था, और शायद उनके दुश्मन हर तरफ थे। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। तो अगर वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।